नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत में आगे का पाठ ले रहे हैं जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। इसके लेखक हैं श्रीमान हरिशंकर परसाई। लेखक की बात की जाए तो श्री हरिशंकर परसाई एक हास्य व्यंग्य लेखक हैं, यानी कि उनके जो सभी पाठ हैं, रचनाएं हैं, वो हास्य से भरपूर है। कई बार वो समाज पर, राजनीति पर, लोगों पर व्यंग्य भी करते हैं। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ और उसके बाद उन्होंने यशस्वी व्यंग्यकार के रूप में अपनी नामना प्राप्त की और उसके बाद 10 अगस्त 1995 को उनका निधन हुआ। ऐसे ही हमारे हास्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की रचना देखें। पहली पुस्तक है हिंदी व्यंग्य की धार्मिक पुस्तक हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई के राजनीतिक व्यंग्य, हरिशंकर परसाई संचयन। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं उन्होंने हिंदी के अंदर की हैं और समाज को कई बार जागरूक करने की भी कोशिश की है, लेकिन उनका तरीका हर बार व्यंग्य और हास्य, व्यंग्य यानी कि कटाक्ष और उसके साथ हास्य, यही उनका तरीका रहा है। बस की यात्रा पाठ के अंदर लेखक ने अपने मित्रों के साथ के बस की यात्रा के अनुभव वर्णित किए हैं। इस पाठ के अंदर उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को, जो व्यवसाय बिल्कुल खराब हद तक जा पहुंचा है, टूटने की, बंद होने की कगार पर है, फिर भी पैसे प्राप्त करने के लिए उस व्यवसाय को कैसे लोगों की जान खतरे में डालकर भी चलाने की कोशिश करता है। यहाँ पर उन्होंने बस के जो अधिकारी हैं, जिसकी संस्था है, उस पर व्यंग्य किया है। पाठ 3 बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से हमारी इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। लेखक को जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर जबलपुर की ट्रेन के लिए उन्हें ये जो बस है वो पहुँचा देगी। यहाँ पर वर्णन किया है कि एक कंपनी की बस, यानी कि प्राइवेट जो बसेस होती हैं, उनका वर्णन किया है कि उसी एक प्राइवेट बस से, ट्रैवल से वो सफ़र करने वाले हैं। शाम के समय सुबह घर पहुंच जाएंगे, ऐसा उनका अनुमान था। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। पता नहीं कितने सारे लोगों ने हमें यही कहा कि आप शाम वाले इस बस में सफ़र ना करें। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। सभी ने मना किया। तब लेखक और उनके मित्र उन लोगों से सवाल करते हैं कि क्या रास्ते में हमें रात के समय ये बस जहाँ से गुजरेगी वहाँ डाकू मिलेंगे? लेकिन लोगों ने क्या कहा कि रास्ते में डाकू नहीं मिलेंगे, ये जो बस है वो डाकिन है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो बस है वो आपको शायद खतरे में डाल सकती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। यानी कि लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हम जिस बस के लिए निकल रहे हैं, जिस बस में हम बैठकर यात्रा करने वाले हैं, उसे जब हमने देखा तो मन में श्रद्धा हो आती है, क्योंकि वो जो बस है काफ़ी वयोवृद्ध है। वयोवृद्ध मनुष्य के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है जब आदमी एकदम बूढ़ा हो जाता है, तो वैसे ही ये जो बस है वो भी एकदम बूढ़ी हो चुकी है। और लेखक कहते हैं कि उसे देखकर उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा हो आती है, उसे नमन करने का, उस पर दया आने का भाव होता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बस कितनी हद तक प्रयोग की गई है और कितनी पुरानी हो चुकी है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि कई सालों से वो चल रही है। ऐसी खरोचों के निशान, कहीं उसे टक्कर मिल गई हो, ऐसे निशान उस बस के ऊपर दिख रहे हैं। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यानी इतनी खराब हो चुकी है, इसमें सफ़र न करें तो अच्छा है, वरना बस को कष्ट होगा। ये सब लोग सोच रहे हैं। आगे, यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है?
आगे के पेज में देखिए, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यहाँ पर लेखक कंपनी के हिस्सेदार हैं, यानी कि बस जिस कंपनी की है प्राइवेट ट्रैवल्स, उसके एक हिस्सेदार भी आज लेखक के साथ सफ़र कर रहे हैं। उनसे लेखक सवाल करते हैं कि क्या बस चलेगी या फिर उसे धक्का देना पड़ेगा। इस तरह का व्यंग्य लेखक करते हैं। आगे, लेकिन फिर भी जो हिस्सेदार है, कंपनी की मालिक है, उसका जो पार्टनर है, वो एकदम गर्व से यही कहता है कि नहीं, बस तो चलेगी, भले ही इतनी बूढ़ी हो चुकी है तो भी। आज लेखक इस बूढ़ी यानी कि बहुत ही पुरानी हो चुकी बस में सफर करने वाले हैं, और वो भी शाम के समय। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी हमारे साथ जो डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये भले ही इतनी पुरानी है, लेकिन जैसे एक माता है, एक वृद्ध स्त्री है, वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही ये हमारा ख्याल रखेगी, डरो मत। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक रंक यानी गरीब, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना यानी कि आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ बात चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कटाक्ष कर रहे हैं कि जो लोग हमें बस स्टैंड पर छोड़ने आए थे, वो हमें इस तरह से देख रहे हैं कि शायद फिर से हम मिलेंगे नहीं, और इसका कारण ये था कि हम इस पुरानी बस में और खासकर शाम के समय सफर कर रहे हैं। अब यात्रा शुरू हो रही है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, ड्राइवर ने स्टार्ट दिया, तो बस इतनी जोर से हिल रही थी कि लेखक को लगता है कि वो इंजन के अंदर खुद बैठ गए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यहाँ पर लेखक व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि जो खिड़कियां हैं वो टूटी फूटी थी और कांच उसके अंदर कई जगहों से टूटे हुए थे। तो लेखक कहते हैं कि जो कांच बचे हुए थे उनसे हमें बचना था, यानी कि उनसे हमें दूर रहना था ताकि वो हमें लग न जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी कि ज्यादातर जब कभी हम सफर करते हैं, खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं, लेकिन कांच इतने टूटे थे कि लेखक खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस तो हिल रही थी और साथ में उनकी सीट है वो भी इतनी जोर से हिल रही थी कि जैसे लेखक समझ रहे हैं कि उनकी बस के नीचे ही, उनकी सीट के नीचे ही इंजन डाल दिया गया हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी कि 1947 से पहले गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उस समय ये जवान रही होगी। यानी लेखक बताना चाहते हैं कि ये कितने सालों पुरानी है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग करना यानी कि अलग हो जाना, साथ न देना। जितने भी स्पेयर पार्ट हैं, शीट है, वो थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से अलग हो गई है, यानी सारा जो हिस्सा है वो अलग हो रहा है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो सीट है वो बस की बॉडी से आगे पीछे हो रही थी, हम भी उसके साथ आगे पीछे हो रहे थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए।
यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि पेट्रोल को एक बाल्टी में लेकर उसे इंजन में भेजा जा रहा है। कितनी खराब अवस्था है बस की। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी डालती है। यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं लेखक कि इतनी खराब बस है, लेकिन फिर भी बस कंपनी का जो हिस्सेदार है, पार्टनर है, वो यही समझ रहा है कि ये बस ज़रूर चलेगी। बस की रफ्तार यानी कि स्पीड अब 15-20 मील हो गई थी। उसकी गति है वो धीरे हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझता था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती, झील यानी पानी भरा सरोवर जैसा, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा देगी, यानी कि उसे लगता कि शायद पानी में गिर जाएगी, किसी पेड़ से टकरा जाएगी। जब कभी हम सफ़र करते हैं तो ज़्यादातर हम प्रकृति के दृश्य देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, लेकिन उन सभी को देखकर लेखक को डर लगता है कि कहीं बस इससे टकरा न जाए, इसमें गिर न जाए। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, यानी कि जैसे बस कह रही है कि अब मैं आपका कहा मानूंगी नहीं, मैं आपके साथ आगे चलूंगी नहीं, आज्ञा नहीं मान रही है। इसके लिए शब्द दिया है सविनय आज्ञा आंदोलन। शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, यानी तो ये तो इंसिडेंस है कि आज बस नहीं चल रही। वैसे देखे तो बस बहुत ही अच्छी है, एकदम फर्स्ट क्लास है। इतनी खराब अवस्था में भी जो बस का हिस्सेदार है वो उसकी तारीफ किए नहीं थकता, क्योंकि उसे इस बस को चलाकर पैसे कमाने हैं, न कि उसे लोगों की जिंदगी की परवाह है। आगे देखिए, जिस क्षण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी मन में दुख हो रहा था, खराब लग रहा था कि बेचारी पर लद कर, यानी उसके ऊपर बैठकर हम चल रहे थे। इतनी वृद्ध हो चुकी है बस। अगर इसके प्राणांत हो गए तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक कटाक्ष कर रहे हैं कि बस तो बंद हो गई, लेकिन अगर इसके प्राणांत हो गए, यानी ये बिल्कुल ही मर गई, इसके बस का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा, इसके प्राण निकल गए, तो हमें इस बियावान में, यानी कि बीहड़ जंगल के अंदर, भयानक विस्तार के अंदर जहाँ कोई नहीं है, ऐसे विस्तार में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। ऐसा लेखक व्यंग्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी उसकी स्पीड है और धीरे हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी उसकी जो लाइट है, आंखों की लाइट किसे कहा गया, आगे जो दोनों लाइट्स होती हैं, हेडलाइट, उसके लिए शब्द दिया है, वो धीरे धीरे कम होती गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की रोशनी जाती रही। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। जैसे सांप है, ऐसा कोई जंतु है, वो जमीन पर रेंगता है, बहुत धीरे चलता है, वैसे वो चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही, यानी कि दूसरी जो गाड़ी आती है उसे देखकर ये बस किनारे हो जाती है, उसे टकराने का डर लगता है।
एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिश करके बैठ गया। अब तक बैटरी कम हो गई थी, यानी कि उसकी हेडलाइट है वो धीरे हो गई थी, बिल्कुल धीरे धीरे बस चल रही थी। ऊपर से हुआ ये कि अब टायर भी बैठ गया है। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, टायर में पंचर हुआ। अगर स्पीड से होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं कि हिस्सेदार साहब के सामने मैं हाथ जोड़ रहा था और मन में यही सोच रहा था कि कैसे व्यक्ति हैं, उन्हें पता है कि टायर इतना ख़राब है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हम इसमें सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये भी अपनी जान हथेली पर रखकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हिस्सेदार साहब को अपनी बस चलाकर पैसे कमाने हैं, लेकिन उसका कोई भी पार्ट है उसे नया डलवाना नहीं है। जो पुराने स्पेयर पार्ट हैं उसी से काम चलाना है और लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाही पसारे इसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पर लेखक उस पर हंस रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं कि पैसे बचाने या पैसे कमाने की लालच में वो आदमी बस चलाना चाहता है, लेकिन टायर बदलना नहीं चाहता। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना जगह का नाम है, पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि लेखक कहते हैं कि इस बस में बैठे हैं, शायद कभी पन्ना पहुंचे या ऐसा भी हो कि कभी भी पन्ना ना पहुंचे, हमारा कुछ भी हो सकता है। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि उन्हें पता था कि ये बस इतनी दयनीय है कि शायद हमें कभी और कहीं पहुंचाएगी ही नहीं। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण करना है, यानी कि हमें यहाँ से सीधा ऊपर पहुँच जाना है। हम कभी भी मर सकते हैं, ये बस हमें कभी भी टकरा सकती है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए, यानी अब तक हम चिंता कर रहे थे, टेंशन कर रहे थे, अब सब खत्म। हम बड़े इत्मीनान से, यानी कि आराम से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, यानी कि हम सब समझ गए थे कि इस बस का कोई भी स्थान, कोई भी मंजिल तय नहीं है कि ये हमें कहाँ पहुँचाएंगी। इसलिए जैसे हम एकदम रिलैक्स हो गए हैं, हमने सभी चिंताएं जैसे छोड़ दी थी। यहाँ पर लेखक समाज के ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यवसायकारों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो समाज के लोगों को पैसे कमाने की लालच में किसी भी हद तक डाल देते हैं। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ के पीछे आपको शब्दार्थ दिए हैं, वो ध्यान से देखना। वो आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं और कुछ प्रश्न दे रही हूँ, वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।